हाँ, कल्पना कीजिए कि बाजार में ना एक नई और एकदम चमत्कारिक दवा लॉन्च हुई है। अच्छा, कैसी दवा? मतलब एक ऐसी दवा जिसके डिब्बे पर लिखा है कि ये आपकी इम्यूनिटी को कई गुना बढ़ा देगी, त्वचा की सारी कमियों को दूर कर देगी, वजन को कंट्रोल में रखेगी और दिल की बीमारियों का खतरा भी कम कर देगी। अरे वाह! और सबसे बड़ी बात, इस दवा की कीमत बहुत ही मामूली है। तो क्या लोग इसे खरीदने के लिए लंबी लाइनों में नहीं लगेंगे? बिल्कुल लगेंगे। मतलब ऐसी जादुई गोली के लिए तो कोई भी लाइन में लग जाएगा, है ना? लेकिन विडंबना देखिए कि ये कोई जादुई गोली है ही नहीं। तो फिर क्या है ये? ये असल में वो साधारण सा सेब या केला है जो शायद इस वक्त डाइनिंग टेबल पर रखे रखे भूरा हो रहा होगा और कोई उस पर ध्यान भी नहीं दे रहा है। ये तो बहुत ही सटीक बात कही है आपने। बिल्कुल। तो आज की इस गहन चर्चा में हम जिस दिलचस्प शोध का विश्लेषण कर रहे हैं उसका नाम है डे 21 हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ फ्रूट्स। ये दस्तावेज हमें वापस उन बेसिक्स की तरफ ले जाता है जिन्हें हम आजकल की भागदौड़ में पूरी तरह भूल चुके हैं। हाँ, और आपकी ये शुरुआत ना इस विषय की गंभीरता को बहुत अच्छी तरह से सामने रखती है। मतलब आज के समय में स्वास्थ्य, डाइट, न्यूट्रिशन, इन सबको इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया गया है। बिल्कुल, एकदम रॉकेट साइज्ड बना दिया है। एग्जैक्टली। ऐसा लगता है जैसे स्वस्थ रहना कोई बहुत बड़ा और थका देने वाला प्रोजेक्ट हो। लोग हर दिन नए सप्लीमेंट्स, महंगी डाइट पिल्स और पता नहीं कौन कौन से विदेशी सुपर फूड्स ढूंढते लेते हैं। सही बात है। लेकिन ये जो दस्तावेज है ना, ये एक बहुत ही गहरा सवाल उठाता है। क्या हमने हेल्थ को जानबूझकर इतना जटिल बना दिया है कि जो सबसे आसान और प्राकृतिक समाधान है वो हमें बेअसर लगने लगे हैं? ये तो सोचने वाली बात है। और मैं बता दूं कि हमारा उद्देश्य यहाँ सिर्फ ये रटना नहीं है कि फल खाने चाहिए, बल्कि हम उस विज्ञान को डिकोड करेंगे जो ये बताता है कि आखिर एक साधारण सा फल शरीर की कोशिकाओं के स्तर पर जाकर ऐसा क्या करता है जो उसे इतना शक्तिशाली बनाता है। बिल्कुल सही कहा। और सच कहूं तो जब मैंने पहली बार इस दस्तावेज को पढ़ना शुरू किया था ना, तो मुझे लगा कि ये वही पुरानी स्कूल वाली बातें होंगी। हाँ, वो घिसी पिटी बातें जो सबको पता है। हाँ, लेकिन जैसे जैसे मैंने इसके अंदर के विज्ञान को समझा, मेरी सोच पूरी तरह से बदल गई। चलिए, इसके सबसे पहले हिस्से से ही बात शुरू करते हैं, जहां फलों के अंदर मौजूद तत्वों का जिक्र है। बिल्कुल, वो बहुत अहम हिस्सा है। दस्तावेज मुख्य रूप से 4 तत्वों पर जोर देता है: विटामिन, मिनरल्स, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स। अब मार्केटिंग विज्ञापनों में इन शब्दों को इतनी बार उछाला गया है कि ये सिर्फ बज़वर्ड्स बनकर रह गए हैं। एकदम खोखले शब्द, है ना? तो क्या हम वास्तव में समझ सकते हैं कि ये 4 सुपर हीरोज, मेरा मतलब है ये तत्व, शरीर के अंदर जाकर असल में करते क्या हैं? देखिए, इस प्रोसेस को समझने के लिए ना शरीर की तुलना एक बहुत ही एडवांस और जटिल इंजन से करते हैं। गाड़ियों वाले इंजन की तरह? हाँ, बिल्कुल। जब कोई भी इंजन चलता है तो उसमें टूट-फूट होती है ना, और वो कुछ ना कुछ धुआं या कचरा बाहर निकालता है। हमारे शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है वो भी कुछ ऐसा ही है। अच्छा। जब शरीर खाने को एनर्जी में बदलता है तो इस प्रोसेस में फ्री रेडिकल्स नाम के अस्थिर अणु पैदा होते हैं। ये फ्री रेडिकल्स शरीर के अंदर उसी तरह काम करते हैं जैसे लोहे पर लगने वाली जंग। ओहो, मतलब ये अंदर से हमें सड़ा रहे हैं? एग्जैक्टली। ये हमारी स्वस्थ कोशिकाओं से टकराते हैं और उन्हें डैमेज करते हैं, जिससे उम्र तेजी से बढ़ती है और बीमारियां जन्म लेती हैं। और यहीं पर एंटीऑक्सीडेंट्स की एंट्री होती है। अरे वाह! तो क्या एंटीऑक्सीडेंट्स उस लोहे पर लगने वाले एंटी रस्ट कोटिंग यानी जंग रोधी लेप की तरह काम करते हैं? ये बहुत ही बेहतरीन एनालॉजी है आपकी। एंटीऑक्सीडेंट्स वास्तव में शरीर के अंदर जाकर उन अस्थिर फ्री रेडिकल्स को शांत करते हैं। वाह! वो शरीर की अंदरूनी जंग को रोकते हैं। क्या बात है। और बाकी के तत्व? अगर हम विटामिन्स और मिनरल्स की बात करें तो विटामिन्स इंजन के उन छोटे छोटे पुर्जों या स्पार्क प्लग्स की तरह हैं जो केमिकल रिएक्शंस को ट्रिगर करते हैं। स्पार्क प्लग्स, समझ गया। और मिनरल्स वो ढांचा है जो इंजन को स्टेबल रखते हैं, जैसे हड्डियों और नर्वस सिस्टम को मजबूत बनाना। लेकिन इस पूरे सिस्टम में जो सबसे दिलचस्प तत्व है ना, वो है फाइबर। हाँ यार, फाइबर को लेकर मुझे हमेशा ये लगता था कि ये सिर्फ पेट साफ करने वाला एक झाड़ू है। मतलब दस्तावेज को गहराई से पढ़ने से पहले तक मैं यही सोचता था। इसे सिर्फ एक झाड़ू समझना तो इसकी असली ताकत को कम आंकना होगा। तो फिर ये असल में करता क्या है? फाइबर वास्तव में एक स्लो रिलीज जेल मैट्रिक्स की तरह काम करता है। स्लो रिलीज जेल मैट्रिक्स, ये थोड़ा साइंटिफिक हो गया। मैं आसान भाषा में समझाती हूँ। जब हम फल खाते हैं तो उसमें मौजूद फाइबर पेट में जाकर पानी सोख लेता है और एक जेल जैसा आवरण बना लेता है। अच्छा, एक कोटिंग जैसी? बिल्कुल। ये आवरण ये तय करता है कि फल में मौजूद नेचुरल शुगर और न्यूट्रिएंट्स एकदम से खून में ना मिल जाएं
बल्कि बहुत ही धीमी गति से एकदम कंट्रोल तरीके से शरीर को मिले। ये तो बहुत ही कमाल की मशीनरी है ना? अब जब ये पूरी मशीनरी विटामिन, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट्स और ये फाइबर मैट्रिक्स शरीर के अंदर काम करना शुरू करती है, तो इसके ठोस परिणाम क्या सामने आते हैं? स्रोत में इसके 5 प्रमुख फायदे बताए गए हैं। हाँ, दस्तावेज में शरीर पर होने वाले प्रभावों को 5 हिस्सों में बांटा गया है: इम्यूनिटी, पाचन, त्वचा, वजन और दिल का स्वास्थ्य। बिल्कुल। मैं यहाँ विशेष रूप से वजन वाले पहलू पर रुकना चाहता हूँ। अक्सर लोग ये मान लेते हैं कि फल खाने से वजन इसलिए कम होता है क्योंकि फलों में कैलोरी कम होती है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। तो क्या ये मामला सिर्फ कम कैलोरी का है या इसके पीछे कुछ और विज्ञान है? क्योंकि अगर सिर्फ कम कैलोरी की बात होती तो लोग दिन भर भूखे रहकर भी आसानी से वजन घटा सकते थे। ये बहुत ही लॉजिकल सवाल है। देखिए, वजन कम करना या उसे कंट्रोल में रखना कोई साधारण गणित नहीं है कि कम कैलोरी अंदर, ज्यादा कैलोरी बाहर। तो फिर क्या है? शरीर कोई कैलकुलेटर नहीं है, ये एक बहुत ही जटिल हार्मोनल लेबोरेटरी है। और यहाँ फिर से फाइबर का रोल आता है। जैसा कि मैंने बताया, फाइबर पेट में जाकर फूलता है। जब ये फूलता है तो ये पेट की दीवारों पर मौजूद स्ट्रेच रिसेप्टर्स पर दबाव डालता है। स्ट्रेच रिसेप्टर्स? हाँ, ये रिसेप्टर्स तुरंत दिमाग को एक न्यूरोलॉजिकल सिग्नल भेजते हैं कि पेट भर चुका है, अब और खाने की जरूरत नहीं है। अरे वाह, तो इसका मतलब यह है कि फल असल में हमारे दिमाग को हैक कर रहा है। एग्जैक्टली। ये एक तरह की न्यूरोलॉजिकल ट्रिक है जिससे इंसान को लंबे समय तक भूख महसूस नहीं होती और वो फालतू के स्नैक्स खाने से बच जाता है। बिल्कुल सही समझे आपने। इसे साइंस में सैटिस्फैक्शन या पेट भरे होने का एहसास कहते हैं। इसके साथ ही बेहतर पाचन का सीधा असर मेटाबॉलिज्म पर पड़ता है। वो कैसे? जब पाचन तंत्र फाइबर के कारण अच्छे से काम करता है तो शरीर भोजन से एनर्जी निकालने में बहुत कुशल हो जाता है। सुस्त पाचन अक्सर सुस्त मेटाबॉलिज्म का कारण बनता है, जो वजन बढ़ने की सबसे बड़ी वजह है। ये समझ में आता है। और अगर मैं इन 5 फायदों को एक साथ जोड़कर देखूं ना, तो ऐसा लगता है कि ये कोई अलग अलग डब्बे नहीं है, बल्कि एक डोमिनो इफेक्ट की तरह है। डोमिनो इफेक्ट, इसे थोड़ा और डिटेल में समझाइए। आपका क्या मतलब है इससे? देखिए, अगर फाइबर के कारण पाचन तंत्र सही होता है और पेट की अच्छी तरह से सफाई होती है तो शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं। बिल्कुल। जब ये टॉक्सिन्स अंदर जमा नहीं होते तो शरीर को उन्हें त्वचा के रोम छिद्रों यानी पोर्स से बाहर निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, जिसका सीधा मतलब है कि पिंपल्स कम होंगे और स्किन अपने आप साफ और चमकदार हो जाएगी, जो कि दस्तावेज का एक और पॉइंट है। बहुत सही लिंक किया आपने। और जब शरीर में सूजन या इन्फ्लेमेशन कम होता है, ब्लड में कचरा कम होता है, तो उसका सीधा फायदा हार्ट को मिलता है। मतलब जड़ एक ही है, पाचन और फाइबर, लेकिन उसके फूल पूरे शरीर में खिल रहे हैं। ये एक बहुत ही शानदार एनालिसिस है। हेल्थ को हम कभी भी टुकड़ों में नहीं देख सकते। हाँ, पर आजकल तो यही होता है। बिल्कुल। मॉडर्न मेडिसिन अक्सर स्किन के लिए अलग क्रीम और पेट के लिए अलग दवा पकड़ा देती है, लेकिन जो प्राकृतिक चीजें हैं वो पूरे सिस्टम पर एक साथ काम करती हैं। स्किन तो बस बाहरी दुनिया के लिए एक स्क्रीन है जो दिखाती है कि अंदर का सिस्टम कैसा चल रहा है। सही कहा। अब ये सब जानने के बाद ये उत्सुकता होना तो स्वाभाविक है कि सुपर हीरो लेवल के काम के लिए किन फलों को चुना जाए। हाँ, सबसे बड़ा सवाल। और मैं सच कहूँ तो जब मैंने दस्तावेज में फलों की लिस्ट देखी ना, तो मैं हैरान रह गया। क्यों? क्या था उस लिस्ट में? आजकल सोशल मीडिया पर हर कोई अकाई बेरी, ड्रैगन फ्रूट या किसी बहुत ही रेयर विदेशी फल की बात करता है जो हजारों रुपए किलो मिलता है। लेकिन इस दस्तावेज की लिस्ट में क्या था पता है? सेब, केला, संतरा, पपीता और तरबूज, बस सिर्फ ये 5। हाँ, कोई भी ऐसा फल नहीं जिसके लिए किसी फैंसी सुपरमार्केट में जाना पड़े। ये तो ठेले पर भी मिल जाते हैं। ये हैरानी बहुत नॉर्मल है, क्योंकि बाजार और विज्ञापनों ने हमारी मानसिकता को ऐसा बना दिया है कि जो चीज महंगी है और बहुत दूर से आती है वही सबसे ज्यादा फायदेमंद होगी। वही तो। इसे हम सुपर फूड इंडस्ट्री का भ्रम कह सकते हैं। तो क्या ये सच में सिर्फ एक भ्रम है? मतलब क्या एक साधारण से केले और किसी महंगी विदेशी बेरी के फायदों में सच में कोई अंतर नहीं है? देखिए, अगर हम बुनियादी बायोकेमिस्ट्री की बात करें ना, तो इंसान के शरीर को एनर्जी, हाइड्रेशन, विटामिन्स और इलेक्ट्रोलाइट्स की जरूरत होती है। एक साधारण केला पोटेशियम का जितना बेहतरीन और आसान स्रोत है, जो मांसपेशियों और हार्ट के काम करने के लिए जरूरी है, वो काम कोई भी महंगी बेरी उससे बेहतर तरीके से नहीं कर सकते। अरे वाह। और पपीता? पपीता पाचन एंजाइम्स जैसे पपेन का एक पावर हाउस है, जो भारी प्रोटीन को तोड़ने में मदद करता है।
संतरा विटामिन सी का एक ऐसा सीधा स्रोत है जो इम्यून सिस्टम के सेल्स को मजबूत करता है। मतलब ये सब हमारे आसपास ही मौजूद है। बिल्कुल। इस दस्तावेज की सबसे बड़ी ताकत ही यही है कि ये स्वास्थ्य के अभिजात्यवाद या कहें एलिटिज्म को तोड़ता है। ये साबित करता है कि प्रकृति ने जीवन रक्षक पोषण को किसी खास अमीर वर्ग तक सीमित नहीं रखा है। ये तो बहुत ही सुकून देने वाली बात है कि फिट रहने के लिए कोई मोटी जेब नहीं, बस सही नियत चाहिए। बिल्कुल सही कहा। लेकिन दस्तावेज का जो अगला हिस्सा है ना, वो नियत से बढ़कर नियमों की बात करता है, और मुझे लगता है कि यहीं पर सबसे ज्यादा लोग मात खा जाते हैं। हाँ, सिर्फ सही फल ले आना काफी नहीं है। एग्जैक्टली। ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है कि उसे कैसे खाया जाए। बिल्कुल। किसी भी टूल का फायदा तभी है जब उसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। स्रोत में ऐसे कौन से नियम दिए गए हैं? यहाँ 3 बहुत ही सख्त नियम हैं, और इसमें से एक नियम तो ऐसा है जो हमारी आज की पूरी हेल्थ इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े ट्रेंड पर सीधा तमाचा मारता है। ऐसा कौन सा नियम है? वो नियम है, फलों का जूस पीने के बजाय हमेशा पूरा फल चबा कर खाएं। ओहो, ये तो बहुत बड़ा डिबेटेबल टॉपिक है ना? आजकल कोल्ड प्रेस जूस और महंगी जूसर मशीनों का इतना बड़ा बाजार बन गया है, लोगों को लगता है कि जूस पीना तो सेहत का अल्टीमेट लेवल है। इस नियम को देखकर मुझे एक एनालॉजी याद आ रही है। अच्छा, मैं सुनना चाहूंगी कि ये एनालॉजी इस जूसिंग के ट्रेंड को कैसे समझाती है। तो मान लीजिए किसी के पास एक बहुत ही शानदार ज्ञान से भरी हुई 500 पन्नों की किताब है। ठीक है। अब फलों का जूस निकालना कुछ ऐसा है जैसे उस पूरी किताब को पढ़ने के बजाय कोई सिर्फ उसकी एक पन्ने की समरी फाड़ कर रख ले और उस किताब के सबसे जरूरी पन्नों और उसके ज्ञान को कूड़ेदान में फेंक दे। बहुत गहरी बात है ये। जब जूस निकाला जाता है ना, तो फलों का जो सबसे अहम हिस्सा है यानी फाइबर, वो मशीन के फिल्टर में ही फंस कर रह जाता है और उसे हम कचरे में डाल देते हैं। ये एक बेहद सटीक और सोचने पर मजबूर करने वाला उदाहरण है। और अगर हम इसे शरीर के विज्ञान के नजरिए से देखें तो ये सिर्फ फाइबर को फेंकने का नुकसान नहीं है। तो और क्या है? ये शरीर के अंदर एक बहुत बड़ा डैमेज करने की प्रक्रिया है। डैमेज? वो कैसे? क्या जूस पीना नुकसानदायक हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। याद कीजिए, हमने स्लो रिलीज जेल मैट्रिक्स की बात की थी। हाँ, जो शुगर को धीरे धीरे छोड़ता है। एग्जैक्टली। फल के अंदर प्राकृतिक रूप से फ्रुक्टोज यानी चीनी होती है। जब पूरा फल खाया जाता है तो वो फाइबर उस चीनी को बांध कर रखता है और खून में धीरे धीरे छोड़ता है, जिससे एनर्जी बैलेंस रहती है। हाँ, और इंसुलिन का लेवल भी स्टेबल रहता है। लेकिन जब जूस निकाला जाता है तो वो फाइबर पूरी तरह से गायब हो जाता है। अब वो प्राकृतिक चीनी बिना किसी रुकावट के एक सुनामी की तरह सीधे हमारे ब्लड स्ट्रीम में घुस जाती है। ओहो, तो इसका मतलब है कि शरीर का सिस्टम इस अचानक आई चीनी की सुनामी से पैनिक कर जाता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। शरीर का पैंक्रियास घबराकर भारी मात्रा में इंसुलिन छोड़ता है ताकि इस शुगर लेवल को तुरंत कम किया जा सके। और जब शरीर में इंसुलिन अचानक बढ़ता है तो जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी होती है शरीर उसे सीधे फैट के रूप में जमा कर लेता है। मतलब जूस पीकर हम मोटे हो रहे हैं? एक तरह से हाँ। यानी जो हेल्दी जूस इंसान अपनी सेहत सुधारने के लिए पी रहा है वो शरीर के अंदर जाकर लगभग किसी कोल्ड ड्रिंक या सोडे की तरह ही काम कर रहा है। यार ये तो बहुत ही डरावना सच है। लोग सोच रहे हैं कि वो सेहत बना रहे हैं जबकि वास्तव में वो अपना मेटाबॉलिज्म बिगाड़ रहे हैं। बिल्कुल। और दस्तावेज का एक और नियम है जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। फलों को खाली पेट या सुबह नाश्ते में खाना चाहिए। हाँ, टाइमिंग बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ तो अक्सर रात के खाने के बाद कुछ मीठा खाने की आदत होती है और बहुत से लोग रसगुल्ले की जगह एक सेब या आम खा लेते हैं, ये सोच करके चलो ये एक हेल्दी ऑप्शन है। ये हेल्दी ऑप्शन शरीर के अंदर एक भारी ट्रैफिक जैम लगा देता है। ट्रैफिक जैम शरीर के अंदर? हाँ, इसे इस तरह समझिए, फलों का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत सिंपल होता है और वो पेट में जाकर बहुत जल्दी पच जाते हैं। उन्हें पचने में मुश्किल से 30 से 40 मिनट लगते हैं। ठीक है। दूसरी तरफ जब रात का भारी खाना खाया जाता है जिसमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, भारी प्रोटीन और फैट होता है तो उसे पचने में कई घंटे लग जाते हैं। अब जब कोई इंसान भारी भोजन के तुरंत बाद फल खाता है तो वो फल जो जल्दी पचना चाहता है उस भारी भोजन के पीछे जाकर फंस जाता है, वो आगे बढ़ ही नहीं पाता। अरे बाप रे, तो उस फंसे रहने का नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि शरीर के गर्म तापमान में वो फल पेट के अंदर ही सड़ने लगता है जिसे हम फर्मेंट होना कहते हैं। वो गैस बनाने लगता है और एसिडिटी पैदा करता है।
अक्सर लोग शिकायत करते हैं ना कि मैंने तो सिर्फ एक सेब खाया था फिर भी मेरा पेट फूल गया। हाँ, बहुत लोग कहते हैं ऐसा। समस्या उस सेब में नहीं थी, समस्या उस ट्रैफिक जैम में थी जिसमें उस सेब को फंसा दिया गया। खाली पेट फल खाने का नियम इसलिए बनाया गया है ताकि फलों को पचने के लिए पूरी तरह से खाली रास्ता मिले, ताकि उनके सारे न्यूट्रिएंट्स बिना रुकावट के सोखे जा सके। बिल्कुल सही। ये तो बहुत ही गहरी बात है। सही चीज को गलत समय पर खाने से वो गलत चीज बन जाती है। और शायद यही कारण है कि दस्तावेज में एक और वार्निंग दी गई है, ज्यादा मीठे फलों को सीमित मात्रा में खाएं। हाँ, ये भी एक बहुत जरूरी पॉइंट है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अरे ये तो नेचुरल है, जितना मर्जी खा लो, क्या नुकसान होगा। लेकिन देखिए, प्रकृति भी हमेशा संतुलन का नियम मानती है। सिर्फ इसलिए कि कोई चीज प्राकृतिक है, इसका मतलब ये नहीं है कि शरीर अनलिमिटेड मात्रा में उसे झेल सकता है। बहुत ज्यादा मीठे फल जैसे बहुत पका हुआ आम या अंगूर एक लिमिट में ही फायदेमंद होते हैं, क्योंकि उनमें शुगर ज्यादा होती है। हाँ, क्योंकि ज्यादा फ्रुक्टोज भी अंत में हमारे लिवर पर ही दबाव डालता है। ये नियम हमें याद दिलाता है कि स्वास्थ्य कोई एक्सट्रीम व्यवहार नहीं है, बल्कि संतुलन का नाम है। बिल्कुल। अब इन सभी साइंटिफिक बातों और कड़े नियमों को समझने के बाद अक्सर ऐसा होता है कि इंसान जानकारी के बोझ तले दब जाता है। हाँ, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो जाता है। ऐसा लगने लगता है कि यार इतना सब कुछ याद कैसे रखेंगे। लेकिन मुझे इस दस्तावेज की जो बात सबसे अच्छी लगी वो ये है कि ये भारी भरकम विज्ञान पढ़ाकर श्रोता को अकेला नहीं छोड़ देता। ये एक एक्शन प्लान देता है। एग्जैक्टली। ये अंत में एक बहुत ही प्रैक्टिकल 7 दिन का चैलेंज पेश करता है। अगले 7 दिनों तक रोजाना कम से कम 1 या 2 फल पूरे नियमों के साथ खाएं और बदलाव महसूस करें। हाँ, मैं ये सोचने पर मजबूर हूं कि सिर्फ 7 दिन ही क्यों। आमतौर पर तो 30 दिन का ट्रांसफॉर्मेशन या नए साल का रेजोल्यूशन जैसी बातें ज्यादा पॉपुलर होती हैं। देखिए, 7 दिन की ये टाइमलाइन ह्यूमन साइकोलॉजी की एक बहुत ही गहरी समझ पर बेस है। अच्छा। जब कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मुझे अब जिंदगी भर ये डाइट फॉलो करनी है या मुझे 30 दिनों तक कुछ अलग करना है, तो दिमाग का एक हिस्सा होता है एमिगडाला। वो इस बड़े बदलाव को एक खतरे के रूप में देखता है। यही कारण है कि नए साल के 90% रेजोल्यूशन फरवरी आते आते टूट जाते हैं, क्योंकि दिमाग इतने बड़े बदलाव के लिए तैयार नहीं होता। बिल्कुल। लेकिन जब बदलाव को बहुत छोटा कर दिया जाता है, जैसे सिर्फ 7 दिन और सिर्फ 1 या 2 फल, तो दिमाग इसे कोई खतरा नहीं मानता। इसे माइक्रो हैबिट कहते हैं ना। एग्जैक्टली। ये छोटी आदत का विज्ञान है। ये इतना आसान लगता है कि दिमाग इसका विरोध करना छोड़ देता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 7 दिनों के भीतर ही शरीर का गट माइक्रोबायोम यानी पेट के अच्छे बैक्टीरिया इस नए फाइबर के साथ तालमेल बिठाना शुरू कर देते हैं। मतलब 7 दिनों में शरीर अंदर से पॉजिटिव सिग्नल देने लगता है। हाँ, डाइजेशन में हल्कापन महसूस होने लगता है, एनर्जी का लेवल स्टेबल हो जाता है। और जब किसी व्यक्ति को ये पॉजिटिव रिजल्ट खुद अपने शरीर में दिखता है, तो उसे किसी बाहरी मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो खुद ब खुद उस आदत को 8वें और 9वें दिन भी जारी रखता है। अरे वाह। दस्तावेज की वो आखिरी लाइन है ना, छोटी आदतें ही बड़ी सेहत बनाती हैं, वो वास्तव में न्यूरोलॉजी और आदतों के बनने का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। ये सच में एक बहुत ही शानदार नजरिया है। मतलब हमने शुरुआत एक बहुत ही बेसिक बात से की थी, फल खाने के फायदे। हाँ, लेकिन इस चर्चा ने हमें कोशिकाओं में लगने वाली जंग, फाइबर के जेल मैट्रिक्स, दिमाग के न्यूरोलॉजिकल हैक और शरीर के ट्रैफिक जाम तक का सफर करा दिया। और यही इस पूरे विषय का सार है। हेल्थ का मतलब शरीर के खिलाफ लड़ना या उसे भूखा मारना नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये शरीर के नेचुरल मशीनरी के रिस्पेक्ट करने और उसे सही रॉ मटेरियल देने के बारे में है, ताकि वो अपना काम खुद कर सके। बिल्कुल। आज के इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड के दौर में जहां इतनी सारी नॉइज है, ये दस्तावेज हमें ये याद दिलाने के लिए काफी है कि सबसे असरदार उपाय अक्सर सबसे सरल होते हैं। एकदम सही बात है। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार मेरे दिमाग में लगातार घूम रहा है जो दस्तावेज की एक वार्निंग से जुड़ा है। मैं जानना चाहूंगी कि वो कौन सा विचार है। देखिए, दस्तावेज ने हमें चेतावनी दी थी कि ज्यादा मीठे फलों को सीमित मात्रा में खाएं। हाँ। अब फल तो पूरी तरह से नेचुरल हैं। इनका एवोल्यूशन लाखों वर्षों में प्रकृति के साथ हुआ है। तो फिर हमें इस बात पर सोचना चाहिए कि हमारे मॉडर्न शरीर इतने नाजुक और सेंसिटिव कैसे हो गए हैं कि हमें प्रकृति की इस सबसे शुद्ध मिठास को भी नाप तौल कर खाना पड़ रहा है। ये तो सोचने वाली बात है। क्या ये फलों में मौजूद मिठास की समस्या है या हमारी जीवन शैली
इतनी ज्यादा सुस्त और गतिहीन हो गई है कि अब हमारा शरीर नेचुरल एनर्जी को भी संभालने के काबिल नहीं रहा। बिल्कुल। क्या हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं या हम प्रकृति के अनुकूल ही नहीं बचे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को अकेले में विचार करना चाहिए। आज की इस गहन और दिलचस्प चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए सुनने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, सोचने के लिए बहुत कुछ है।